हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन दिस लेक्चर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज सिंपल लिफ्टिंग मशीन। देखो, कोई भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या है? मशीन क्या है? जो आपके मशीन है, जो आपके जो लोड है, मतलब जो मान लो यहाँ पर ये जो लोड है, ये तो एक लोड है। ये क्या है? ये एक लोड है। ये लोड को आप इजीली आप क्या कर सकते, लिफ्ट कर सकें। तो जो मशीन वो लोड को इजीली लिफ्ट कराने के लिए आपका हेल्प करता है, वो है मेरा सिंपल मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। द मशीन्स व्हिच हैव वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वन पॉइंट फॉर द लोड टू बी लिफ्टेड आर कॉल्ड सिंपल लिफ्टिंग मशीन। यहाँ पर एक पॉइंट पे मान लीजिए, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे देखिए है लोड, इस पॉइंट पे है मेरा लोड, और आप इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आप क्या दे रहे हैं? इस पॉइंट पे आप दे रहे हैं एफर्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे आप दे रहे हैं एफर्ट। तो एक पॉइंट पे आप लोड दे रहे हैं, एक पॉइंट पे एफर्ट दे रहे हैं। तो बीच में ये क्या है? ये है मेरा फलक्रम। ये क्या है मेरा? ये है मेरा फलक्रम। ये फलक्रम क्या होता है? इस फलक्रम में आपका जो मशीन होगा वो एकदम जॉइंट वेल्डेड रहेगा, जॉइंट पूरा जॉइंट रहेगा, ताकि वो मूवमेंट कर सके। ठीक है, वो मूवमेंट कर सके। तो जैसे ही आप यहाँ पर एफर्ट देते हैं, जैसे यहाँ पर एफर्ट देते, तो ये जो लोड है वो क्या होगा? वो इस तरफ ऊपर उठेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी जो लोड है उसको आप बहुत एक इजी वे में, ठीक है, मतलब उससे जो जो उसका लोड का जो मतलब उसका वेट है, उससे कम वेट में आप क्या कर सकते हैं? उस लोड को उठा सकते हैं। यही है मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिंपल मशीन। और सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या है कि अगर एक पॉइंट पे अगर आप लोड दे रहे हैं, तो और दूसरे पॉइंट पे आप एप्लीकेशन मतलब एफर्ट का एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उस मशीन को हम लोग बोलेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिफाइन मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। तो मान लीजिए ये तो मेरा लोड है, ठीक है, ये क्या है मेरा? ये है मेरा लोड। तो इस लोड को उठाने के लिए आप यहां पर कितना एफर्ट दे रहे हैं? इस लोड को उठाने के लिए आप यहां पर कितना एफर्ट दे रहे हैं? यही है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट गिवन। ठीक है, मान लीजिए यहां पर है मेरा लोड है 100 किलो, 100 किलो, लेकिन यहां पर आप कितना 50 का एफर्ट दे रहे हैं, सिर्फ 50 किलो का मतलब 50 न्यूटन का एफर्ट दे रहा है, और लोड है मेरा 100 न्यूटन। तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड 100 न्यूटन डिवाइड बाय एफर्ट 50 न्यूटन। तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज हुआ 2। ठीक है, और इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। ये किस चीज के लिए आप मान लीजिए, इसको जो ऑब्जेक्टिव है, इसकी किस चीज के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है? तो ये जो मान लीजिए लोड जो आप उठा रहे हैं, जो आप हेवी हेवी जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसी लोड को मान लीजिए उसका जो बड़ा बड़ा पत्थर है जो यहाँ पर उठाने के लिए या साइड करने के लिए आपका हेल्प किया जाता है, या कंस्ट्रक्शन में आपका हेल्प किया जाता है, अगर उतना ही लोड मुझे अगर उतना ही एफर्ट देना पड़े उस लोड को उठाने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मशीन डेवलप किया है जो कि मेरा लेवर है। ठीक है, ये क्या है? लेवर। लीवर में एक फलक्रम ऐड कर दिया। ये पूरा का पूरा क्या है? ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा एक लीवर है, पूरा का पूरा लीवर है। यहाँ पर एक क्या किया? ये एक फलक्रम ऐड कर दिया। तो इस केस में ये दोनों क्या सकते हैं? ऊपर नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो सकता है? ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब इस फलक्रम में जैसे वो फलक्रम आया, तो ये तो मूवेबल है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये एफर्ट आर्म जितना ज्यादा होगा, मान लो ये एफर्ट आर्म जितना ज्यादा होगा, मुझे उतना ही कम एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उतना ही कम एफर्ट देना पड़ेगा उसी लोड को उठाने के लिए। सेम लोड है, सेम लोड है। अगर मान लो मैं अगर इसी में यहाँ पर मैं एफर्ट दूं, तो ये मेरा लोड क्या हो जाएगा? मेरा लोड यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो 100 न्यूटन लोड है मेरा ऊपर में, ठीक 100 न्यूटन में यहाँ पर लोड दे रहा हूँ। ठीक, तो मेरा क्या है? मुझे उतना ही एफर्ट देना पड़ रहा है उस लोड को उठाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं लोड यहाँ देने लग गया, अगर मैं यहाँ देने लग गया, मान लो, और ये एफर्ट आर्म बहुत ज्यादा है इस लोड आर्म से, ये तो मेरा है लोड आर्म। ठीक है, ये है मेरा लोड आर्म, और ये है मेरा एफर्ट आर्म। मान लो ये एफर्ट आर्म बहुत बड़ा है लोड आर्म से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक मोमेंटम क्रिएट होगा। ठीक है, एक मोमेंटम क्रिएट होगा। तो मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, मान लो मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे P इंटू लोड एफर्ट आर्म। वही मोमेंटम बैलेंस करेगा, या तो ये नीचे आएगा या तो ये नीचे आएगा, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? मोमेंटम को बैलेंस करना होगा। तो P इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू मेरा लोड लोड इंटू लोड आर्म। ठीक है, ये है। अब मान लो ये एफर्ट आर्म बहुत ज्यादा है, तो मुझे इस पी को कम देना पड़ेगा कंपेयर टू, अगर मान लो ये एफर्ट आर्म और लोड आर्म सेम रहा, तो मेरा ये जो पी होगा, ये पी इक्वल्स टू एल आ जाएगा, मतलब पी इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो लोड है वही आ जाएगा। तो मुझे उतना ही
एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, मुझे तो उतना ही एफर्ट देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ इस केस में मान लो जहां पर मेरा एफर्ट ज्यादा है तो वहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा, मतलब एफर्ट आर्म जहां ज्यादा है तो वहां मुझे ये जो एफर्ट वो मुझे कम देना हो रहा, तो मैं कम एफर्ट में ज्यादा लोड में उठा पा रहा हूं। ये है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, कितने कम लोड में कितने कम एफर्ट में मैं कितना ज्यादा लोड उठा पा रहा हूं, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम जब डिफाइन करेंगे तो मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे। मैथमेटिकल टर्म क्या बोलता है, तो मैथमेटिकल टर्म यहाँ पर कहता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, रेशियो है कि लोड बाय एफर्ट, ठीक है, एक रेशियो है लोड बाय एफर्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है, तो देखिए वेलोसिटी का रेशियो है कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एफर्ट आर्म, मान लीजिए एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ये है मेरा वेलोसिटी रेशियो। द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू द रेशियो ऑफ टू द लोड आर्म, द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू द लोड आर्म इज द वेलोसिटी रेशियो। लेकिन इसको कैसे कैसे लिखेंगे, मतलब इसका अगर वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे बोलेंगे, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड, the ratio of the distance moved by the point at which the effort is applied, the ratio of the distance moved by the point at which the effort is applied in a simple machine to the distance moved by the point at which the load is applied। ठीक, अगर मान लो ये मेरा क्या है, ये एक फलक्रम है और यहां है एक ऐसा चीज, फलक्रम है, मान लो ये एक फलक्रम है, ये एक ऐसा चीज है, ठीक, ये ऐसा चीज है। ओके, तो ये है मेरा एफर्ट आर्म और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो ये है मेरा फलक्रम और ये है मेरा लोड आर्म, ठीक है, कुछ एक मान लो ये लोड है। जैसे ही मैंने इसको एफर्ट दिया, तो ये बिल्कुल कैसा हो गया, ये देखो ये ऐसे हो गया, ठीक, ये देखो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो इस केस में देखो ये कितना आया नीचे, अगर मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये कितना नीचे आया, ये कितना नीचे, मान लो y नीचे आया, ठीक है, मान लो y नीचे आया, ठीक, और ये कितना ऊपर गया, ठीक है, ये कितना ऊपर गया, ये मान लो x ऊपर गया, तो वेलोसिटी रेशियो क्या बोलता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट एट व्हिच द एफर्ट इज अप्लाइड। देखो डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट इन व्हिच एफर्ट इज अप्लाइड, तो कितना डिस्टेंस मूव किया, y डिस्टेंस मूव किया, और यहाँ पर इस फलक्रम में जो लोड कितना डिस्टेंस मूव किया, कि x डिस्टेंस मूव किया, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर y/x, ये मतलब है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो रेशियो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट एट व्हिच द एफर्ट इज अप्लाइड इन अ सिंपल मशीन टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट एट व्हिच द लोड इज अप्लाइड इज द सेम टाइम, वो है मेरा वेलोसिटी रेशियो। अब देखो फॉर द आइडियल मशीन्स में वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, वो वही मेरा हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा मैकेनिकल एडवांटेज। और ये कब होगा, फॉर आइडियल केसेस, ठीक है, आइडियल केसेस, ये भी याद रखना है, आइडियल केसेस में ये होगा, प्रैक्टिकल केसेस में ये नहीं होगा, लेकिन आइडियल केसेस में ये होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो देखो आउटपुट एंड इनपुट ऑफ अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या है, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अब इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या है, तो देखो अगर इस डायग्राम में देखो तो ये मेरा एफर्ट है, मान लो P, तो मैं इस P को मैं एफर्ट दे रहा हूं, मैं मतलब क्या, मैं इसके ऊपर दे रहा हूं, मैं इनपुट कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं इनपुट कर रहा हूं, और आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में ये जो लोड है वो ऊपर गया, ये जो लोड है मेरा लोड W, ये लोड क्या हुआ, ये मेरा ऊपर गया। तो इनपुट क्या हुआ मेरा, इनपुट हुआ मैं कितना एफर्ट दे रहा हूं, ठीक है, मैं कितना एफर्ट दे रहा हूं, वो है मेरा इनपुट। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट ऑफ P एंड Y, प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, वो हो जाएगा मेरा इनपुट। और अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ W एंड X, मतलब जो लोड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, वो हो जाएगा मेरा आउटपुट। तो देखो यहाँ पर इनपुट मशीन क्या है, द इनपुट ऑफ अ मशीन इज द वर्क डन ऑन द मशीन, मशीन में वर्क डन हो रहा है, मशीन के ऊपर जो वर्क दे रहे हैं वो है मेरा इनपुट, जो मशीन को दे रहे हैं वो है मेरा इनपुट। तो P क्या है मेरा, देखो P है मेरा एफर्ट गिवन, जो मैं एफर्ट दे रहा हूं, और उस एफर्ट के चलते कितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, तो वो है मेरा इनपुट। ओके, अब देखो आउटपुट क्या है, आउटपुट है मेरा एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन, मतलब मशीन ने क्या काम किया, ये मतलब है। तो मशीन ने क्या काम किया, उसने वेट को लिफ्ट किया, ठीक है, उसने वेट को लिफ्ट किया, और कितना लिफ्ट किया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ वेट लिफ्टेड
एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा आउटपुट। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि मैं मशीन में कितना इनपुट दे रहा हूं और जो मशीन है वो मुझे कितना आउटपुट दे रहा है। तो मशीन में मुझे इनपुट दे रहा हूं मेरा एफर्ट, और उस एफर्ट के चलते कितना वो डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो वो सारा का सारा मेरा एफर्ट ही है। मैं ही उसको एफर्ट देके उस डिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, मूव, मतलब जो चीज को उसको उठा रहा हूं, तो वो मेरा एफर्ट है। अब जो मशीन है वो क्या कर, वो चीज को उठा रहा है, उस चीज को ऊपर मतलब उस चीज को उठा रहा है, ऊपर उठा रहा है। तो देखो अगर जो लोड है, लोड को जो ऊपर उठा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट कौन, आउटपुट बाय द मशीन। तो वेट लिफ्टेड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ओके, अब आते हैं डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ मशीन। मशीन का एफिशिएंसी है क्या? तो एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द लोड, मतलब वर्क डन बाय द मशीन, ठीक है, वर्क डन ऑन द लोड बाय द मशीन, या वर्क डन बाय द मशीन टू वर्क डन ऑन द मशीन। अगर सिंपल भाषा में लिखो तो एफिशिएंसी, अगर लिखोगे इसे एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन बाय द मशीन, ठीक है, वर्क डन बाय द मशीन टू वर्क डन ऑन द मशीन, ठीक है, वर्क डन ऑन द मशीन, ये हो जाएगा एफिशिएंसी। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलो, अब पूछा गया एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एम ए मैकेनिकल एडवांटेज, वी आर वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है लोड लिफ्टेड, क्या लोड है मेरा, लोड है मेरा डब्ल्यू, और लोड लिफ्टेड और एफर्ट रिक्वायर्ड वो है मेरा पी, ये रहा, ठीक है, तो वो है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखो वी आर क्या है, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया डिवाइडेड बाय लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो वो हो जाएगा वाई बाय एक्स। अब इनपुट क्या है, इनपुट है देखो मेरा एफर्ट गिवन, जो मेरा एफर्ट है, और डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट वाई, तो पी इंटू वाई आ रहा है, देखो जो ऊपर में देखो यहाँ पर किए थे पी इंटू वाई, ये देखो पी इंटू वाई इनपुट, वही तो है इनपुट। अब सिमिलरली आउटपुट क्या है, देखो लोड लिफ्टेड, कितना लोड लिफ्ट हुआ वो है डब्ल्यू, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड वो है मेरा एक्स। अब एफिशिएंसी क्या हुआ मेरा, एफिशिएंसी है आउटपुट, मतलब वर्क डन बाय द मशीन टू वर्क डन द मशीन, वर्क डन बाय द मशीन टू वर्क डन ऑन द मशीन। तो क्या हो जाएगा, देखो डब्ल्यू बाई एक्स आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट के पी इंटू वाई। अब ये डब्ल्यू बाई पी तो हमें पता है वो है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज, ये देखो डब्ल्यू बाई पी ये क्या है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन एक्स बाई वाई तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें वाई बाई एक्स पता है। वाई बाई एक्स क्या था मेरा, वाई बाई एक्स था वेलोसिटी रेशियो, तो इसी एक्स को हम नीचे ला दिए, ये देखो वाई बाई एक्स को हम नीचे ला दिए यहाँ पर, तो वो मेरा हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। तो मेरा एफिशिएंसी क्या आया, देखो यहाँ पर एफिशिएंसी मेरा आया मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ये याद रखो। ओके, अब देखो एक नोट पे, अगर एफिशिएंसी 50% है, ठीक है, या उससे लेस है, अगर जो एफिशिएंसी है वो 50% से लेस है, तो वो मेरा हो जाएगा नॉन रिवर्सेबल मशीन। क्या होगा, नॉन रिवर्सेबल मशीन या सिंपल लॉकिंग मशीन। सिंपल लॉकिंग मशीन कभी कभार ये जो सिंपल लॉकिंग मशीन है, नॉन रिवर्सेबल मशीन है, वो हमें रिक्वायर्ड होगा। क्यों, देखो रिक्वायर्ड होगा, मान लो एक स्क्रू जैक है, ठीक है, मान लो ऐसा एक स्क्रू जैक है, यहाँ पर स्क्रूज है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो एक लीवर है, ऐसे एक लीवर है, तो आप इसमें एफर्ट दे रहे हैं, इस तरह से आप इसमें एफर्ट दे रहे हैं, ठीक, और ये है मेरा लोड एल या डब्ल्यू, मान लो ये है मेरा लोड डब्ल्यू, और इसको ऐसे स्टैंड किया गया है। अब जैसे ही इसको एफर्ट दोगे, तो ये स्क्रू है, ये जो स्क्रू है वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये धीरे धीरे जो डब्ल्यू है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा ऐसे, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाएगा ऐसे, ठीक, और ये वाला ऐसा घूमते 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 करके जाएगा ऊपर तक जाएगा, ये ऊपर तक गया, यहाँ पर ये डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड मान लो एक्स। ओके, अब देखो आपने उसी कार को, मान लो एक कार को अपने टायर के पंक्चर अगर ठीक करना हो, तो उस कार को लिफ्ट करना होगा, तो आपने कार को एफर्ट देकर लिफ्ट किया, जैसे ही आपने एफर्ट छोड़ा वो कार तुरंत नीचे आ गया, तो आपका ये जो मशीन है वो तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मतलब उसका एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि देखो एज सुन एज आपने एफर्ट बंद किया, वो कार हो गया नीचे, तो आप तो पंक्चर ठीक नहीं कर पाए। तो जो मशीन्स, ठीक है, जो मशीन्स क्या हो जाएगा, रिवर्सेबल मशीन होगा, जो मशीन रिवर्सेबल मशीन होगा उसके ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि देखो आप एफर्ट इसलिए दे रहे हो ताकि आप कोई काम कर सको, आपका कोई वर्क डन हो सके, या उस वर्क डन के ऊपर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। लेकिन अगर वो रिवर्स हो रहा है, मतलब कि अगर एफर्ट आप हटा रहे हो तुरंत नीचे आ जा रहा है, तो आपका वो जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा नहीं होगा। मैं आपको समझा पाया?
अगर मान मान लेते हैं आपने कार को ऊपर उठाया, ठीक है, कार को पंक्चर ठीक करने के लिए ऊपर उठाया, एज सुन एज आप वहां पर क्या किए, वो एफर्ट देना बंद कर दिए, तो वो कार तुरंत नीचे आ जाएगा। तो आप तो पंक्चर ठीक नहीं कर पाए, वो तो कार नीचे आ गया, आप टायर को खोल नहीं पाए। तो ये सारे मशीन्स जो रिवर्सिबल मशीन्स है वो बहुत कम काम में आता है, ठीक है, ज्यादातर काम में आता ही नहीं। तो वैसे मशीन्स डिजायरेबल नहीं होता, वो सारे के सारे मशीन्स क्या होंगे, डिजायरेबल नहीं होंगे। ओके, तो एक्चुअली जो मशीन होता है, जो काम का जो मशीन है, वो होता है नॉन रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन। और सेल्फ लॉकिंग मशीन कब होता है, जब मेरा एफिशिएंसी 50% लेस हो, जब मेरा एफिशिएंसी क्या हो, 50% लेस हो, वही मशीन्स क्या हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग मशीन्स हो जाएगा। सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स में वो लेस देन 50% जो होता है मेरा एफिशिएंसी, वो काम में आता है। क्योंकि अगर मेरा एफर्ट दे के अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस एफर्ट का कोई फायदा है नहीं। ओके, क्लियर। अब देखो एक्चुअल मशीन्स, अगर बोला एफिशिएंसी क्या होगा फॉर एक्चुअल मशीन्स, मतलब जो प्रैक्टिकल मशीन्स होगा उसका एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100%। 100%, और 100% कब होगा, जब मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा वेलोसिटी रेशियो, तभी मेरा हो जाएगा 100%। अगर ये ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल वेलोसिटी रेशियो, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा आइडियल मशीन हो जाएगा। ये केस है आइडियल मशीन का, ये जो केस है, ये केस है आइडियल मशीन का, आइडियल मशीन का। तो एक्चुअली आइडियल मशीन तो होता नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फ्रिक्शन आएगा, एफर्ट जैसे ही हम लोग एफर्ट देंगे तो एक फ्रिक्शन काम करेगा एफर्ट के अगेंस्ट। जो लोड होगा, लोड में फ्रिक्शन आएगा, लोड में भी फ्रिक्शन आएगा। तो उन सारे केसेस में ये जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो क्या करेगा, लोड और एफर्ट में वो कम हो जाएगा, ठीक है। एज सुन एज, तो इसी मतलब इसको अगर हम देखेंगे फर्दर जब स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज वो क्या होता है, वो हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम होता है, बिकॉज एक्चुअल मशीन्स में, ठीक है, फ्रिक्शंस मौजूद होता है, एक्चुअल मशीन में फ्रिक्शन मौजूद हो जाता है, मतलब होता है, फ्रिक्शन आपको मिलेगा। आप फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है, हाँ थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा, वो जीरो नहीं होगा। ओके, चलो अब आते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मशीन। इफ लॉ ऑफ मशीन इज P इज इक्वल टू 0.04 W प्लस 20, फाइंड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो देखो द इक्वेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन, जो इक्वेशन मुझे एक रिलेशन दे, किसके ऊपर, लोड और एफर्ट के ऊपर एक मुझे रिलेशन दे दे, तो वो इक्वेशन हमें क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मशीन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में द इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन लोड लिफ्टेड, लोड को जो लिफ्ट करते हैं, एंड एफर्ट P applied in the form of slope and intercept of a straight line is called law of machines। इसका मतलब मान लो ये जो है, यहां मान लो ऐसा है, ठीक है, तो ये है मेरा P, ये है मेरा P और ये है मेरा W लोड। ठीक है, ये जो होगा C, ये जो होगा C और ये मेरा होगा स्लोप, क्या होगा, ये होगा मेरा स्लोप। तो लॉ ऑफ मशीन कहता है कि द इक्वेशन, यही तो है मेरा इक्वेशन, लॉ ऑफ मशीन, जो लॉ ऑफ मशीन इक्वेशन कहता है कि लोड और ये जो लोड है, लोड और एफर्ट में एक रिलेशन है, और वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जहां पर एक इंटरसेप्ट है C। इंटरसेप्ट क्या है, और ये जो C है ना, ये से कुछ नहीं, जो फ्रैक्शन, जो आई मीन जो फ्रिक्शन को ओवरकम करके लोड को उठाने के लिए जो मुझे एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो है ये मेरा C। ठीक है, ये C क्या है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, एफर्ट required to overcome friction, effort required to overcome friction। ठीक है, ये है मेरा C, समझ में आया। तो मान लो उसी अगर C को अगर मतलब इतना एफर्ट मैं नहीं दे पा रहा, मान लो C है मेरा, एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन है मेरा 100, लेकिन क्या हो रहा है, मुझे मैं सिर्फ 50 ही में एफर्ट दे पा रहा हूं, तो मैं उस फ्रिक्शन को ओवरकम ही नहीं कर सकता। अगर मैं फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर सकता, तो मैं लोड को लिफ्ट भी नहीं करा सकता। आप समझे, समझ में आया। तो वो जो मेरा एफर्ट होना चाहिए, वो जो एफर्ट होना चाहिए मेरा, मैं जो एफर्ट दे रहा हूं कोई भी लोड को लिफ्ट कराने के लिए, वो उस एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब देखो ये हुआ मेरा लॉ ऑफ मशीन्स। तो C क्या है, C है अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द मशीन, एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द मशीन टू ओवरकम फ्रिक्शन, M क्या है, स्लोप या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, M हम स्लोप भी कर सकते हैं या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करते हैं। तो मैक्सिमम एडवांटेज क्या है मेरा, मैक्सिमम जो एडवांटेज है, मैक्सिमम MA, ठीक है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज वो हो जाएगा मेरा 1/m। तो यहां पर देखो क्या पूछा है, यहां पूछा है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक, और P इज इक्वल टू क्या है मेरा 0.04 W प्लस 20।
अब इस केस में देखो, इस केस में P इज इक्वल्स टू 0.04 W प्लस 20 ये है, ठीक है। तो m मेरा क्या निकला देखो, ऐसे जब कंपेयर करेंगे तो m ये हो जाएगा मेरा m, और ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा c। तो m है स्लोप या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, m को हम बोल सकते हैं स्लोप या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। c है मेरा क्या, एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द मशीन टू ओवरकम फ्रिक्शन, तो ये है मेरा 20 न्यूटन। ओके, अब अगर पूछे मैकेनिकल एडवांटेज तो वो हो जाएगा 1/m, तो 1/0.04 दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100, मतलब क्या था 25। तो मेरा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होना चाहिए 25। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट है देख लो यहां पर, नोट देखो, इन आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि एम ए इज इक्वल्स टू वी आर, ये है हमारा आइडियल कंडीशन। ये मैं पहले भी कहा था कि मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी इक्वल्स टू वी आर, कब होगा, जब एफिशिएंसी इक्वल्स टू मेरा 1 होगा, मतलब 100%, ये तब होगा। इस केस में देखो मैकेनिकल एडवांटेज को हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई पी, तो डब्ल्यू बाई पी इज इक्वल्स टू वी आर, वी आर मतलब वेलोसिटी रेशियो, तो वर्क क्या हो जाएगा, पी वी आर, इस वी आर को हमेशा ऐसे लिखना है वेलोसिटी रेशियो, ओके, क्योंकि ये वी फॉर वॉल्यूम और आर फॉर रेडियस मत ले लेना, ये वी आर है, वी आर मतलब वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो अब देखो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी वी आर, तो फॉर फ्रिक्शनल लोड, फ्रिक्शनल लोड मतलब डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी वी आर माइनस फ्रिक्शन, तो इस फ्रिक्शन के चलते जो मेरा लोड में डिफरेंस हो रहा है वो है मेरा फ्रिक्शनल लोड, ठीक है। इस फ्रिक्शन के चलते जो मेरा लोड में डिफरेंस हो रहा है वो है मेरा फ्रिक्शनल लोड डब्ल्यू, ओके। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इसका मतलब है ये जो फ्रिक्शन है, जो पूरा का पूरा लोड मैं देना चाहता हूं, मान लो ये पूरा का पूरा लोड है मेरा 2000 न्यूटन, ठीक है, 2000 न्यूटन, तो अगर 2000 न्यूटन मैं रखता हूं तो कुछ फ्रिक्शन उसमें अप्लाई होगा, कुछ फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तो वो कुछ फ्रिक्शन उस लोड के जो वेट है उसको बैलेंस कर देगा। तो मान लो जो फ्रिक्शन लोड का बैलेंस कर रहा है वो मेरा 500 है, तो 500 न्यूटन का फ्रिक्शन क्या करेगा, उस लोड को बैलेंस करेगा। तो मेरा एक्चुअल जो फ्रिक्शन लोड मेरा बचा वो क्या बचा मेरा, 2000 माइनस 500, 1500 मेरा लोड बचा। अब उस 1500 लोड को मुझे उठाना है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसी चीज में देखो एफर्ट जब करते हैं, एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, कितना एफर्ट लॉस्ट हुआ, तो आइडियल में देखो, आइडियल में क्या है मेरा, आइडियल में है, आइडियल करेंगे, आइडियल एफर्ट वो हो जाएगा पी डब्ल्यू लोड बाई वी आर। यहाँ पर देखो पी को इधर लेके गए, पी को तो इधर लेके गए और वी आर को इधर लेके आए, तो पी तो डब्ल्यू लोड बाई वी आर। तो एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या होगा, तो पी माइनस पी आइडियल, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा आइडियल से, तो वही मेरा हो जाएगा एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। आइडियल में मुझे कम एफर्ट देना पड़ता था, आइडियल में मुझे कम एफर्ट देना पड़ता था, लेकिन जब फ्रिक्शन है तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, क्यों, टू ओवरकम द फ्रिक्शन। तो उस ओवरकम द फ्रिक्शन में, ठीक है, जो मैं एफर्ट दे रहा हूं तो वही तो है मेरा लॉस्ट, एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो मेरा हो जाएगा एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं स्क्रू जैक पे। तो देख लो स्क्रू जैक कैसे होता है, ये होता है मेरा स्क्रू जैक, ये होता है हेड, ये हेड होता है, ये नट होता है, और ये होता है मेरा पी, पी मतलब जहां पर आप एफर्ट दे रहे हो, और ये टोटल है मेरा एल, एल क्या है मेरा, ये एल है मेरा लेंथ, ये जो इसका और इसका जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट ऑफ डिस्टेंस है ये है मेरा एल, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। ये लीड जो है ये अलग है, मैं उसको बाद में समझाऊंगा, पहले फिलहाल ये जस्ट डायग्राम के ऊपर मान लेते हैं मैं एफर्ट यहां पर दे रहा हूं, मान लेते हैं एफर्ट यहां पर दोगे तो बहुत कम होगा, आई नो, बिकॉज एफर्ट आम बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं मैं एफर्ट यहां पर दे रहा हूं, पहला मान लो, फर्स्ट केस, पहले ये समझ लो कि एफर्ट मुझे यहां देना है, ठीक। लेकिन पहले इस चीज को समझना कि स्क्रू जैक क्या है। तो एज सुन एज आप यहां पर एफर्ट देते हो, एज सुन एज आप यहां पर एफर्ट देते हो, ये कैसे क्या होगा, ये ऐसे घूमने शुरू कर देगा। जैसे ही घूमेगा, ये जो मेरा स्क्रू है, ये जो स्क्रू है ये एक्सियल रोटेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये स्क्रू है, ये एक्सियल रोटेशन से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ जैसे जाएगा ये जो लोड है ये उसको लिफ्ट कराएगा, जो लोड है उसको ऐसे लिफ्ट कराएगा, यहाँ पर लोड कर देगा, लिफ्ट कराएगा, ठीक। ये है हमारा स्क्रू। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, तो पहले हमें डिराइव करना है कि इसका एफर्ट क्या होगा, ये मुझे पहले डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे देखो, तो ये है मेरा स्क्रू, स्क्रू का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसा होता है मेरा स्क्रू, ठीक, तो ऐसा होता है देखो मेरा स्क्रू। अब ये जो है ये है मेरा थ्रेड, ठीक है, ये है मेरा थ्रेड, इन दोनों के बीच में ये जो हो रहा है ऐसे ऐसे देखो जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे फिर ऐसे जाएगा, तो ये है थ्रेड,
ये जो दो थ्रेड है, ये पॉइंट ऑफ दो थ्रेड, ये है हमारा पिच, ठीक है, ये होता, इसको कहते हैं पिच, PITCA, द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन थ्रेड्स, ठीक है, ये है हमारा पिच। और एल होता है हमारा लीड। क्या होता है एल? एल क्या है हमारा? लीड। लीड का मतलब जो एक्सियल मूवमेंट होता है स्क्रू का इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो मान लो अगर ये एक बार रोटेशन किया, ठीक है, ये मान लो ये एक बार ऐसे रोटेशन किया, तो कितना एक्सियल मूवमेंट, मतलब कितना ये स्क्रू ऊपर उठा, वो है मेरा यहाँ पर लीड, ठीक है, वो है मेरा यहाँ पर लीड। ओके, कितना वो मूवमेंट किया, तो ये जो मूवमेंट कर रहा है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो अब देखा जाए, अगर देखते हैं तो मैं लूंगा मीन डायमीटर, ठीक है, अपना जो डेरिवेशन है डिराइव करने के लिए मैं लूंगा मीन डायमीटर। तो डी मीन, ये है मेरा मीन डायमीटर। अच्छा, डी मीन क्यों लेना है? डेरिवेशन करने के लिए मैं मीन डायमीटर क्यों लूंगा? तो एक देखो, पहले जो ये डायमीटर तुमको दिख रहा है, ये स्क्रू का जो डायमीटर है, जो सिलेंड्रिकल जो डायमीटर है, ये विदाउट थ्रेड, इसको कहते हैं डी कोर, मतलब डायमीटर ऑफ कोर, ये विदाउट थ्रेड है। और जैसे ही हम लोग उसके ऊपर थ्रेड बनाना शुरू कर दिए, तो ये डायमीटर हो जाएगा डी मैक्स, ये हो जाएगा मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्क्रू, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्क्रू। लेकिन ये जो कोर है और ये मैक्सिमम है, तो एक्चुअली इन दोनों के कौन सा लेंगे हम, कोर लेंगे कि मैक्सिमम लेंगे? तो हम लोग ये जो डेरिवेशन किए वो मीन डायमीटर से किए। तो देखो डी मीन क्या होगा मेरा, डी मीन डायमीटर मेरा हो जाएगा, डी मीन इज होगा DC प्लस DM डिवाइड बाई 2। तो अगर आपको पूछे कि DC DM अगर आपको दे दिया है तो आपको बोला डी मीन मीन डायमीटर क्या होगा, तो वो हो जाएगा DC प्लस DM डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज। ओके, इसका होगा एवरेज, ठीक। चलो, अब मान लो इसी DM पे मैं क्या दे रहा हूं, एफर्ट दे रहा हूं, बिल्कुल यहां, ठीक है। तो अगर आपको दिखा जाए, मान लो ये है मेरा डी मीन है, ये है मेरा डी मीन इधर, तो मैं एफर्ट कहां दे रहा हूं, एकदम साइड पे, डी मीन के एकदम साइड पे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एफर्ट। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर एफर्ट दिया, तो पहले देखो ये जो मेरा लेंथ है, ये जो लेंथ है पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा मेरा, पेरीमीटर होगा पाई डी एम, ये होगा मेरा पेरीमीटर, पाई डी मीन पेरीमीटर। तो जैसे मैं एक राउंड घूमूंगा, मैं वन कंप्लीट रोटेशन जैसे मैं यहाँ पर लूंगा, पूरा वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो वन कंप्लीट रोटेशन जैसे ही मैं यहाँ पर लिया, इस पॉइंट पे जब वन कंप्लीट रोटेशन हुआ, तो मेरा एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो स्क्रू का जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा। अगर अगर मैं यहाँ पर जो जो लोड को है, अगर मैं उसको रेस करा रहा हूँ, मैं उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर वन कंप्लीट रोटेशन वो जाएगा, एफर्ट अगर एफर्ट आम, तो अगर वन कंप्लीट रोटेशन जाएगा, तो ये जो मेरा स्क्रू होगा वो एक्सियली ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ कितना जाएगा, एल, एल डिस्टेंस जाएगा, बिकॉज एल क्या है मेरा, एल है मेरा यहाँ पर लीड, एल है मेरा लीड, और लीड क्या है, एक्सियल मूवमेंट ऑफ द स्क्रू फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एक्सियल मूवमेंट ऑफ द स्क्रू फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। अब देखो, तो ये है, अगर मैं इसको ट्राइंगल में लाता हूं, अगर मैं इसको ट्राइंगल में लाता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा, मैंने इसको ऐसे घुमाया, तो ये चीज को मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, जैसे इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ए, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट बी, ओपन कर दिया, जस्ट मैंने इसको ओपन कर दिया। ओके, ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ए पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पॉइंट बी कितना जाएगा, उसका जो मेरा पेरीमीटर है वो है मेरा पाई डी, तो उतना ही वो डिस्टेंस होगा। लेकिन एक्चुअली में वो कितना डिस्टेंस उठा, तो एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस उठा, तो वो उठा एल, वो उठा एल। तो प्रैक्टिकल देखो, ये जो लोड है, ये लोड है, तो ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, प्रैक्टिकल ये ऐसे उठ रहा है, मैंने घुमाया इतना, वो उठा इतना, तो अल्टीमेटली वो कितना उठा, वो इतना उठा। ये जो पाथ दिख रहा है वो इतना ही उठ रहा, ऊपर जा रहा, ठीक है, अगर मैं पूरा का पूरा जाऊं तो ये है थीटा। पहले थीटा बताइए, थीटा क्या होता है। तो ये जो दोनों के जो ये जो दोनों में जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो थ्रेड है, तो एक्सियली ये जो एंगल जो बना रहा है, थ्रेड जो एंगल बना रहा है एक्सियली एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो ये है मेरा थीटा, तो ये है मेरा हेलिक्स एंगल, इसको बोलते हैं थीटा, बोलते हैं हम लोग हेलिक्स एंगल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू हेलिक्स एंगल, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल्स टू हेलिक्स एंगल, ठीक है, हेलिक्स एंगल। एक्स एक्सिस के दौरान ये जो थ्रेड जो मैंने कट किया, ये जो थ्रेड जो कटिंग हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो एंगल मेरा बन रहा है वो है मेरा हेलिक्स एंगल। तो ये मेरा हुआ हेलिक्स एंगल, ठीक है, ये क्या हुआ मेरा हेलिक्स एंगल। ओके, ठीक है। अब देखो ये लोड देखो, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग जैसे हम लोग
फोर्स एनालिसिस करेंगे। तो वह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स एनालिसिस करेंगे। तो मैं एफर्ट कैसे दे रहा हूँ, देखो एफर्ट में दे रहा हूँ बिल्कुल एक्सियल वाइज, तो ये हो जाएगा मेरा एफर्ट एकदम ऐसे, एफर्ट में दे रहा हूँ ऐसे एक्सियल वाइज। लोड कैसे है, लोड है ऐसे डब्ल्यू, लोड तो ऊपर है ना, एकदम ऊपर है, ये मूवमेंट कर रहा है। आप अगर देखोगे ये इस तरह से मूवमेंट, मतलब ये जो पार्टिकुलर है वो मूवमेंट ऐसे कर रहा है, पर लोड तो मेरा क्या, लोड मेरा ऊपर आ रहा है एकदम ऊपर, ये है मेरा लोड इधर। तो अगर लोड हुआ यहां, तो इस पॉइंट ऑफ में देखो मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जाएगा, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और अगर मान लो ये मूव कर रहा है अप, तो एक एक यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, इस इसको अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, किसको, इसको अपोज करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो वो मान लो है मेरा यहां पर एफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब एक चीज देखो, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें इनको पी को डब्ल्यू को, ये जो डब्ल्यू हमारा लोड फ्रिक्शन फोर्स और इनको हमें बैलेंस करना होगा। ये करने के बाद हमें पी और डब्ल्यू में एक रिलेशन मिलेगा, पी और डब्ल्यू में एक रिलेशन मिलेगा। तो इतना ज्यादा करने के अलावा अगर एक और सिंपल प्रोसेस से कर लिया जाए, क्या प्रोसेस देखो, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये बिल्कुल ऐसे एक जाएगा, क्या जो होगा मेरा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। एक मैं फोर्स बना ही दिया, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। कौन कितने एंगल में, इस एंगल पे। ये एंगल क्या है, ये एंगल है मेरा फाइव, फाइव है मेरा फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल फाइव, ठीक है। तो फाइव एंगल पे मेरा यहां पर रिजल्टेंट लग रहा है ऐसे। तो अब देखो, अब मेरा क्या है, ये जो एफ रिजल्टेंट है और एन रिजल्टेंट को मैं हटाकर सिर्फ आर रिजल्टेंट में लाया, ओके। अब मेरा कितने रिजल्टेंट है, देखो यहाँ पर मतलब एक्चुअली कितने फोर्सेस है, मेरा एक फोर्सेस ये है, दूसरा फोर्सेस ये है और तीसरा फोर्सेस आर है। तो जब कभी भी तीन फोर्सेस आपके पास हो और वो एक ही पॉइंट से पास करे, कॉन्करेंट हो, तो क्या थ्योरम मुझे मैं लगा सकता हूं टू फाइंड रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री फोर्सेस, वो है मेरा लैमिस थ्योरम। लैमिस लैमिस थ्योरम ये मैं लगा सकता हूं। और ये सारे के सारे थ्योरम्स मैंने प्रीवियस क्लासेस में, मैकेनिकल का जो क्लासेस हैं उसमें मैंने सिखाया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उस क्लास में जाके देख सकते हैं, वो वीडियोस आपको पता चल जाएगा। तो ये लगा सकते हैं मैं लैमिस थ्योरम। अब देखो इस तरफ क्या है मेरा, इस तरफ है देखो मेरा पी। जब हम लैमिस थ्योरम को डालेंगे ऐसे जो एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो जो मेरा फोर्सेस है उसी एंगल में हम लोग उसको प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये फोर्सेस है हमारा पी, बिल्कुल ऐसा, तो उसको मैंने इस पे प्लेस किया। डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू देखो नीचे है, तो ये हो गया मेरा डब्ल्यू, ये क्या हो मेरा डब्ल्यू। अब आते हैं इस पे, ये है मेरा आर। अब देखो ये जो आर है, मुझे क्या चाहिए, आर का एंगल चाहिए। ये तो मुझे 90 एंगल दिखाई दे रहा है, ये क्या है मेरा 90, ठीक ना, ये तो मेरा 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, लेकिन ये एंगल मुझे चाहिए, मुझे ये एंगल तो पता नहीं। अब देखो जब ये थीटा होता है तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल, अगर ये थीटा होता तो ये एंगल भी थीटा होगा नॉर्मल के साथ, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब जो रिजल्टेंट हो रहा है नॉर्मल के साथ, देखो ये जो रिजल्टेंट हो रहा है नॉर्मल के साथ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फाई और यहाँ पर हो रहा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो नॉर्मल के साथ ये एंगल जो है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है, वो मेरा थीटा प्लस फाइव, ये एंगल बना रहा है थीटा प्लस फाइव, नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है। ये टोटल जो एंगल, अगर मान लो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अगर मान लो ये पूरा एंगल मुझे चाहिए, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल मेरा होगा थीटा प्लस फाइव, ये पूरा एंगल मेरा होगा ये जो थीटा प्लस फाइव, ठीक। तो ये एंगल मेरा क्या हुआ, फिर यहां पर मान लो फाइव प्लस थीटा, फाइव प्लस थीटा या थीटा प्लस फाइव, जो भी लेना है ले लो, ओके। अब ये पूरा का पूरा देखो मेरा लैमिस थ्योरम मेरा बन गया, क्यों, क्योंकि बाकी के साथ जो मेरे जो एंगल्स है वो सारे के सारे 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये क्या है 90 माइनस फाइव प्लस थीटा, यही है। तो अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा लैमिस थ्योरम क्या कहता है, देखो जो भी एफर्ट होगा, एफर्ट या जो भी फोर्सेस होंगे डिवाइड बाय उसका जो साइन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा इक्वल होगा बाकी दूसरे एफर्ट और उसके एंगल से।
यही है मेरा लाइमस्टोन थ्योरम। तो देखो यहाँ पर पी जो है, पी मान लो पी है मेरा यहाँ पर एफर्ट, और इसका ठीक ऑपोजिट में जो एंगल है वो कितना बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। ऑपोजिट में देखो ये है मेरा एंगल, पी का जो एंगल है साइन का, उसका अगर एंगल है ऑपोजिट में तो ये है मेरा पी का एंगल ऑपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन, टोटल है मेरा 180, तो 180 माइनस थीटा प्लस फाइव, ठीक है ये होगा। शुड बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू के देखो ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल है डब्ल्यू का ऑपोजिट। ये एंगल क्या है, ये एंगल है मेरा 5 प्लस थीटा, और ये एंगल क्या है मेरा, ये एंगल है मेरा 90। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस फाइव, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आप देखो जैसे ही यहां पर मैंने लिखा तो मेरा पी क्या हो गया, पी इक्वल्स टू मेरा यहां पर हुआ पी इक्वल्स टू साइन 180 माइनस फाइव, मतलब क्या साइन फाइव हो जाएगा। 180 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा होता है, साइन थीटा होता है, तो ये मेरा हो जाएगा थीटा प्लस फाइव। शुड बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय साइन को अगर हम 90 प्लस थीटा में करेंगे, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब थीटा प्लस फाइव, बिल्कुल। अब P क्या हो रहा है, देखो P इक्वल्स टू क्या हो रहा है, W इंटू में tan, इसको ऊपर कर दिए तो ये मेरा हो गया tan थीटा प्लस फाइव, ठीक है। P इक्वल्स टू W tan थीटा प्लस फाइव। P क्या है, P है मेरा एफर्ट, मैं कितना एफर्ट दे रहा हूं, एफर्ट गिवन। W क्या है मेरा, W है मेरा लोड रिक्वायर्ड टू बी लिफ्टेड, रिक्वायर्ड टू बी लिफ्टेड। थीटा क्या है, थीटा है मेरा हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल ऑफ द स्क्रू, हेलिक्स एंगल। और फाई क्या है मेरा, फाई है मेरा यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। P है मेरा W इंटू टैन थीटा प्लस फाइव। और ये कब होगा, ये होगा इफ कंडीशन क्या होगा, टू रेज द लोड, जब हम लोग लोड को रेज करेंगे, टू रेज द लोड, टू रेज द लोड, तभी मेरा आएगा P इक्वल W tan प्लस फाइव। अगर मैं बोलता हूं टू लोअर द लोड, अगर मैं यहां पर कहता हूं टू लोअर द लोड, टू लोअर द लोड, तो क्या होगा, टू लोअर द लोड तब क्या होगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा W tan थीटा माइनस फाइव, ठीक है। टू रेज द लोड यहां पर आएगा W tan थीटा प्लस फाइव, और टू लोअर द लोड ये W tan थीटा माइनस फाइव, इतना। अब देखो अगर मैं बोलूं फॉर आइडियल केसेस में, आइडियल केसेस में, आइडियल केस में क्या होगा, देखो आइडियल केस में मेरा फ्रिक्शन तो रहेगा नहीं, तो अगर मेरा फ्रिक्शन रहेगा नहीं तो ये फाइव क्या हो जाएगा, फाइव मेरा हो जाएगा यहाँ पर जीरो, फ्रिक्शन रहेगा नहीं तो फ्रिक्शन एंगल भी नहीं रहेगा, फाइव इक्वल जीरो। तब P क्या होगा मेरा, P इक्वल हो जाएगा W tan थीटा, W tan थीटा फॉर आइडियल केसेस में। और ये है क्या है, ये है मेरा एक्चुअल केस में जहां पर फ्रिक्शन मौजूद है, एक्चुअल केस में। तो अगर पूछे एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक, अगर पूछे एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या होगा, तो वो मेरा हो जाएगा आइडियल केसेस में, आइडियल केस में एफिशिएंसी ऑफ आइडियल केस बाय एक्चुअल केस। एफिशिएंसी क्या होगा, आइडियल केस बाय एक्चुअल केस। अब वो क्या है, मतलब देखो W tan थीटा बाय W tan थीटा प्लस फाइव, जब हम लोग रेस करेंगे, थीटा माइनस फाइव जब हम लोग लोअर करेंगे, तो एक्चुअल में क्या आएगा, tan थीटा बाय tan थीटा प्लस फाइव, ये हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक, एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन स्क्रू जैक, स्क्रू जैक के ऊपर जो भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा उसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो सिंपल स्क्रू जैक हैज अ थ्रेड पिच ऑफ 10 मिलीमीटर, थ्रेड पिच ऑफ 10 मिलीमीटर। आप देखो पिच बोल दिया है 10 मिलीमीटर, साथ ही साथ लिखते चल जाएंगे ताकि हमें जो पूरा थ्योरी है वो समझ में आ जाए। तो वो है मेरा 10 मिलीमीटर। अगर यहाँ पर डबल स्क्रू डबल थ्रेडेड बोलता तो मेरा हो जाता 20 मिलीमीटर होता लेड, ठीक है।
एल क्या है मेरा, एल है मेरा लेड, लेड है। तो मान लो अगर अगर यहाँ पर बोलता सिंगल सिंगल थ्रेड, अगर बोलता सिंगल थ्रेड, अगर बोलता सिंगल थ्रेड तो एल इज इक्वल टू होगा मेरा पी, सिंगल थ्रेड। सिंगल थ्रेड मतलब सिर्फ एक थ्रेड, ठीक है। अगर अगर बोलता डबल थ्रेड तो एल इज इक्वल टू होता है टू पी फॉर डबल थ्रेड, ठीक है, डबल थ्रेड। अब देखो, a simple screw jack has a thread pitch of 10 millimeter. Find mechanical advantage and efficiency if effort of 20 newton is applied at the end of the arm 500 millimeter long to lift a load 2.6 kilonewton. तो एफर्ट कितना आ रहा है देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं एफर्ट, तो एफर्ट कितना आ रहा है मेरा, यहां पर एफर्ट है 20 न्यूटन। कितना लोड उठा रहा हूं मैं, लोड, लोड लिफ्टेड, लोड लिफ्टेड मेरा यहां पर है 2.6 किलो न्यूटन, तो मतलब 2.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है 2600 न्यूटन, ठीक है, यही हो रहा है 2600 न्यूटन। तो अगर मैं बोलूं मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, क्या पूछा है, मैकेनिकल फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है, एफिशिएंसी पूछा है। अच्छा कैसे, पहले पहले मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा मेरा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा लोड लिफ्टेड, लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट गिवन, लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट गिवन। तो कितना हो रहा है देखो यहाँ पर 2600 डिवाइड बाय 20, ये मेरा हो रहा है 130, 130 हो रहा है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक। अब एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट, कितना आउटपुट दिया उसमें, मतलब मशीन में कितना आउटपुट दिया और मैं उसके ऊपर कितना इनपुट मैंने दिया, तो वो है। तो आउटपुट क्या होता है, लोड इनटू लोड आर्म, ठीक है, इनटू लोड आर्म, ये बोल सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये था, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइड बाय क्या था, एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, मूव्ड बाय एफर्ट, ये था। अब देखो, ये था डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, लेकिन एक्चुअली क्या डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हमें पता है, क्या डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हमें पता है, क्या क्या पता है देखो, पहले पहले ये चीज हमको ध्यान ध्यान देना है, पता क्या है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट तो यहाँ पर दे चुका है, देखो कितना एट द एंड ऑफ 500 आर्म, तो आर्म तो यहाँ पर दे दिया है। अब वो कितना दिया है क्या मुझे पता है, मुझे ये पता नहीं है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट भी हमें नहीं पता, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड नहीं पता, लेकिन हमें लेंथ ऑफ द आर्म पता है, लेंथ ऑफ द आर्म, ये मुझे पता है, लेंथ ऑफ द आर्म, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्म से क्या हम वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द आर्म से क्या हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशियो। अब इस वेलोसिटी रेशियो का पहला मतलब क्या है देखो, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो हम लोग क्या लेंगे, लेंथ ऑफ द आर्म। अब देखो ये स्क्रू जैक है, ये तो मेरा स्क्रू जैक, तो मान लो ये कुछ ऐसा था, ठीक है, ये मेरा लेंथ ऑफ आर्म था, उसने एफर्ट यहाँ दिया, तो जैसे ही उसने एफर्ट दिया ये पूरा का पूरा चीज एक बार वो घूम गया ऐसे, ठीक है, इसने यहाँ पर एफर्ट दिया और ये पूरा का पूरा चीज ऐसे घूम गया, तो 1 रेवोल्यूशन लिया, 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आर्म था, इस आर्म ने पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन ले लिया, ओके। तो जैसे ही रेवोल्यूशन वो लेगा तो एक्चुअली वो कितना मूव किया, वो एक्चुअली मूव किया 2πl। तो यहाँ पर अगर देखो इस अगर मान लो ये एल है, ये अगर एल है, ये डिस्टेंस मान लो एल है, तो एक्चुअली वो कितना मूव किया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा 2πl, 2πl मूव किया। और उस 2πl मूव करने के लिए वो कितना उठा, ऊपर में कितना उठा, तो 10 मिलीमीटर उठा, जो जितना पिच है उतना ही उठेगा ऊपर। आई होप आपको आपको याद आ रहा है कि जितना उसने मूव करेगा, ये जो जितना मूव कर रहा है यहाँ पर, जितना मूव कर रहा है वहां पर एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन में, तो उतना क्या वो एक्सेल उठता है, एक्सेल में कितना उठेगा 10 मिलीमीटर उठेगा। तो अगर तो देखा जाए कि मूवमेंट मूवमेंट अगर करता है कोई, जो मेरा वाई है, वाई क्या है मेरा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, तो यहाँ पर डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट वो क्या हो जाएगा 2πl, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा यहाँ का पिच, PITCH पिच। तो 2πl क्या है मेरा, एल है यहाँ पर 500 मिलीमीटर, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिच क्या है मेरा, वो शायद है मेरा यहाँ पर 10 मिलीमीटर, वो है मेरा 10 मिलीमीटर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ देखो, ये कट गया, तो वो मेरा हो जाएगा 100π। तो 100π है मेरा वेलोसिटी रेशियो, 100π। तो 100π है मेरा वेलोसिटी रेशियो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 314.16, 314.16 ये है मेरा वेलोसिटी रेशियो। अब क्या है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मुझे क्या एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी मेरा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी मेरा हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज होल डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, मैकेनिकल एडवांटेज मेरा था 130 डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो,
314.16। तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, देखो ये अल्टीमेटली आएगा 41.38%। जब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरा तो आंसर आएगा 41.38%। आई होप यहाँ पर मैं आपको समझा पाया पूरा पूरा जो सिचुएशन सिनारियो जो है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। The pitch of a screw jack is 10 mm and mean diameter of a thread is 60 mm। बहुत अच्छे, देखो पिच क्या है, पिच पिच मेरा यहाँ पर दिया गया है 10 मिलीमीटर, ठीक है। और मीन डायमीटर DM ये दिया गया है यहाँ पर 60 मिलीमीटर। ओके, तो अगर मैं आपको देखूं तो जो मेरा ट्राइंगल बना था, अगर आपको याद है तो ट्राइंगल बना था बिल्कुल ऐसा था। तो ये था मेरा पाई डी था, और ये था एल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पिच, क्योंकि मान लो ये सिंगल थ्रेड है तो L इज इक्वल टू P। तो ये जो एंगल ये क्या है, ये हमारा थीटा हेलिक्स एंगल बन रहा था, ठीक है। ये था थीटा मेरा हेलिक्स एंगल। तो फाइंड, देखो फाइंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। ये है मेरा म्यू, देखो यहाँ पर दे दिया है, और मुझे हेलिक्स एंगल देखो इससे मिल रहा है। तो tan थीटा क्या होगा मेरा, tan थीटा मेरा होगा यहाँ पर P जो लेंथ है या पिच है, तो P डिवाइड बाई पाई डी, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स P जो पिच, ये पिच ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि समझ में ना आए कि ये पिच है या एफर्ट नहीं है। तो ये पिच PITCH पिच डिवाइडेड बाई पाई इंटू मीन डायमीटर DM, ठीक है, मीन डायमीटर ये होगा। तो थीटा का एक वैल्यू आएगा, मान लो थीटा का क्या वैल्यू आता है, देखो तो रफ में देखो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं रफ में कि 10 डिवाइड बाई 60 पाई, ये क्या आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 60 पाई, तो ये अल्टीमेटली आएगा यहाँ पर 0.0530, ठीक है, 0.053। तो थीटा जो कि है मेरा हेलिक्स एंगल वो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 0.053। तो tan इनवर्स 0.053 ये मेरा आ रहा है 3.034, ये मेरा आ रहा है 3.034 डिग्री, ठीक। म्यू क्या है मेरा, म्यू है मेरा यहाँ पर फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, माफ करना फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू है मेरा यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। म्यू है मेरा यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और वो कितना है 0.08। तो जो फाई है मेरा फ्रिक्शन एंगल है वो क्या होगा मेरा tan इनवर्स म्यू, वही हो जाएगा फाई। तो अब देखो tan इनवर्स 0.08 कितना रहा 4.574, तो वो मेरा आ जाएगा 4.574। अब P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू W tan थीटा प्लस फाई टू रेज द लोड, W tan थीटा प्लस फाई टू रेज द लोड। अब देखो तो मेरा यहाँ पर थीटा क्या आया, थीटा आया मेरा यहाँ पर 3.034, फाई क्या आया, फाई मेरा यहाँ पर 4.574। तो tan 3.034 प्लस 4.574 तो ये मेरा आ रहा है 1336 क्लोज टू 1338 1336 आ रहा है, ठीक है 1336। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है मेरा tan अगर पूछेगा थीटा प्लस फाइव तो ये मेरा आ जाएगा 0.1336, ठीक है। तो W क्या है मेरा, W 10 इंटू 10⁻³ इंटू में 0.1336। तो अल्टीमेटली ये मेरा आंसर कितना है देखो, तो इंटू 1336 न्यूटन, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। अब क्या पूछा है, फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड, बस खाली इतने एफर्ट, तो एफर्ट ये होगा मेरा 1336, तो ये होगा मेरा आंसर।
अगर पूछता मैकेनिकल एडवांटेज तो क्या होगा मेरा, मैकेनिकल एडवांटेज होता W/P जो कि है 10,000 डिवाइड बाई 1336, तो ये मेरा हो जाता 7.48 हो जाता मेरा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1500 न्यूटन एंड एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड। द लोड इज लिफ्टेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर while the effort moved by distance of 0. effort moved by distance of 2 मीटर। फाइंड वेलोसिटी रेशियो, फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसी एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे सम्स एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखो, पहले क्या बोला है, पहले बोला है यहाँ पर W क्या है मेरा, W है मेरा पर 1500 न्यूटन। एफर्ट क्या लग रहा है, एफर्ट है मेरा P इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। लोड लिफ्टेड मान लो कितना है, वो है मेरा x इज इक्वल्स टू 0.2 while the effort moved by distance of 2 मीटर, तो y इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक है, अब पूछा है पहला फर्स्ट पूछा है वेलोसिटी रेशियो VR, वेलोसिटी रेशियो, ये VR होगा, VR वेलोसिटी रेशियो। तो VR वेलोसिटी रेशियो क्या है मेरा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट आर्म, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आर्म होल डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड आर्म, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट आर्म, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड आर्म। तो क्या होगा मेरा, वो होगा मेरा यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 10, वेलोसिटी रेशियो है 10। अब आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज पे, तो 2 नंबर। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज मेरा होता है यहाँ पर लोड बाय एफर्ट। लोड कितना है, लोड है 1500, एफर्ट क्या है, एफर्ट है मेरा 200, तो ये मेरा हो जाएगा 7.5। ठीक, ये है एफर्ट। अब क्या पूछा, एफिशिएंसी, तो 3 नंबर। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है मेरा यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, वो है मेरा एफिशिएंसी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 10, तो ये मेरा हो रहा है 0.75, और हम लोग बोल सकते हैं 75 और 75.0%। ठीक है, ये होगा मेरा एफिशिएंसी 75%। ठीक, अब आता है आइडियल एफर्ट पे। तो आइडियल एफर्ट कब होता है, ठीक है, 4 नंबर है मेरा आइडियल एफर्ट। आइडियल एफर्ट कब होता है मेरा, आइडियल एफर्ट कब होगा, तो आइडियल एफर्ट तभी होगा जब मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो। आइडियल केसेस में ये तभी होगा आइडियल एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या, W/P शुड बी इक्वल टू VR। मुझे क्या पूछा है, एफर्ट पूछा है, तो P आइडियल ये क्या होगा, P आइडियल होगा यहाँ पर W बाय वेलोसिटी रेशियो। W क्या है मेरा, W है यहाँ पर 1500 और वेलोसिटी रेशियो क्या है मेरा यहाँ पर 10, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है मेरा 150 है मेरा आइडियल, 150 न्यूटन, वो है मेरा आइडियल। अगर पूछे आइडियल लोड, आइडियल एफर्ट बोला, तो आइडियल लोड देखिए यहाँ पर आइडियल लोड भी पूछा है। ठीक है, तो आइडियल लोड हमें जानना है, आइडियल लोड क्या होगा, तो आइडियल लोड क्या होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ W को मुझे चाहिए, तो W क्या हो जाएगा मेरा P इंटू वी आर, ये होगा मेरा आइडियल लोड। P क्या था मेरा, P था ये मेरा यहाँ पर 200, और VR कितना है मेरा 10, तो ये होगा मेरा आइडियल, मतलब 2000 न्यूटन, वो होगा मेरा आइडियल लोड, W आइडियल। अब पूछा गया है एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, और यह फ्रिक्शन लोड। ठीक है, एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो देखो P आइडियल पूछा, तो P आइडियल था मेरा आइडियल फोर्स, ये था मेरा आइडियल एफर्ट, और आइडियल लोड मेरा क्या था नंबर, वो है मेरा 6 नंबर है मेरा आइडियल लोड। अब आते हैं 5 नंबर पे, एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। 5 नंबर पे एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन से एफर्ट कितना लॉस हुआ मेरा, तो एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन वो मेरा क्या हो जाएगा, देखो P कितना मैं एफर्ट दे रहा हूं और कितना आइडियल था, वो था मेरा एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यही है मेरा एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, यही मेरा एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो लोड में कितना दे रहा, लोड में दे रहा हूँ 200, आइडियल में कितना देना था, आइडियल में देना था 150, तो ये कितना हो रहा है मेरा, ये हमारा 50 न्यूटन। तो ये हमारा आइडियल, ये हमारा फ्रिक्शन लॉस्ट, मतलब एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये हमारा एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, अब देखो
अब है मेरा लोड, बोला लोड फ्रिक्शनल लोड। तो फ्रिक्शनल लोड क्या होगा मेरा, जो लोड है, फ्रिक्शनल लोड क्या होता है, जो लोड माइनस फ्रिक्शनल होता है लोड माइनस आई मीन आइडियल लोड माइनस लोड, यही होता है फ्रिक्शन। आइडियल लोड माइनस लोड, मतलब आइडियल लोड कितना पड़ना चाहिए था और फ्रिक्शन ने उस लोड को कितना कम कर दिया, यही है फ्रिक्शनल लोड। फ्रिक्शनल लोड, आइडियल लोड मतलब कितना सबसे मैक्सिमम लोड, आइडियल लोड मतलब क्या, मैक्सिमम लोड, कितना लोड पड़ना चाहिए था। और फ्रिक्शनल लोड मतलब फ्रिक्शन ने उस लोड को कितना अपोज किया, तो कुछ लोड कम हो जाएगा, तो वही लोड मेरा हो जाएगा फ्रिक्शनल लोड। अब वो कितना कम होगा, देखो आइडियल लोड कितना होना चाहिए था, आइडियल लोड होना चाहिए था 2000, ठीक है। आइडियल लोड कितना होना चाहिए था, देखो 2000, हम लोगों ने देखो निकाला, आइडियल लोड क्या है 2000, लेकिन एक्चुअल में देखो लोड कितना है, जो प्रैक्टिकल लोड कितना है वो है मेरा 1500। तो मेरा फ्रिक्शनल लोड क्या हुआ, फ्रिक्शनल लोड मेरा हुआ 500 न्यूटन। इतना मेरा 500 न्यूटन मेरा फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन ने उस लोड को कम कर दिया, 500 न्यूटन का जो लोड है वो फ्रिक्शन ने कम कर दिया, तो वो है मेरा फ्रिक्शनल लोड। ओके, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखो, इन अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन एफर्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड 0.44 नहीं 0.4 किलो न्यूटन, ठीक है 0.4 किलो न्यूटन, ठीक है 0.4 किलो न्यूटन एंड 0.7 किलो न्यूटन आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 12 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। द वीआर इज 32, द लॉ ऑफ मशीन्स, ठीक है लॉ ऑफ मशीन्स पर करना है। तो लॉ ऑफ मशीन क्या कहता है, लॉ ऑफ मशीन कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मशीन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मशीन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मशीन P is equals to एम डब्ल्यू प्लस सी, P is equals to एम डब्ल्यू प्लस सी। अब देखो P क्या है, P है यहाँ पर 0.4 किलो न्यूटन, मतलब यहाँ पर 400 न्यूटन, ठीक है ये है P, सिंपल एफर्ट्स आर गिवन 400 न्यूटन इज इक्वल्स टू M मुझे नहीं पता, W क्या है, W पहले का है 6 किलो न्यूटन और दूसरे का है 12 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 6 किलो न्यूटन मतलब 6000 प्लस सी, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 700 0.7 किलो न्यूटन है, तो 700 इज इक्वल्स टू M 12000 प्लस सी, ये मेरा दूसरा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए M, ठीक है मुझे चाहिए M। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर किया 2 से मैं 1 माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो ये 700 माइनस 400 क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 300 इक्वल्स टू, ये क्या होगा देखो 12,000 M माइनस 6,000 M, तो ये मेरा हो जाएगा 6,000 M। तो M का मेरा वैल्यू क्या निकला, M का मेरा वैल्यू निकला M इज इक्वल्स टू 3/60, दैट इज इक्वल्स टू 1/20, 1/20 है M का वैल्यू और 0.05, ठीक है M मेरा ये निकला। अब पूछा गया है द लॉ ऑफ मशीन्स, मैंने देखो लिख दिया वेलोसिटी रेशियो, दोनों केस में वेलोसिटी रेशियो क्या है 32, दोनों केसेस में, बोथ द केसेस में वेलोसिटी रेशियो क्या है मेरा, वो है मेरा 32। ओके, वेलोसिटी रेशियो है मेरा 32। अब पूछा गया है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स, ठीक है एफिशिएंसी पूछा गया, देखो तो एम कितना है, एम मेरा क्या 0.05। अब इसको कोई एम को कोई भी इक्वेशन में जैसे हम लोग पुट करेंगे, मान लो फ्रॉम इक्वेशन वन में एम को पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है तो वो क्या था देखो इक्वेशन 1 P इक्वल्स टू था, P इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी, और P मेरा क्या था पर में 400 इज इक्वल्स टू 400 इज इक्वल्स टू एम क्या है मेरा यहाँ पर 1/20, W है मेरा यहाँ पर 6000 प्लस सी, तो इससे काटा ये हो गया मेरा 300, तो C मेरा है 100 न्यूटन, C मेरा क्या है, C है मेरा 100 न्यूटन। आई होप इट्स क्लियर, C क्या है 100 न्यूटन। अब आते हैं एफिशिएंसी पे। तो एफिशिएंसी पहला वाला एफिशिएंसी क्या होगा, देखो वर्क बाय पावर, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, तो ये क्या आ रहा है देखो, ये हो जाएगा वर्क डन बाय पावर, मतलब जो लोड बाय नॉट वर्क डन, लोड बाय एफर्ट और डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो लोड क्या है मेरा, लोड है मेरा 6000, एफर्ट क्या है मेरा 400 डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो जो कि है मेरा 32। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा, 0.4687, 0.4687
और 46.87%। यह है एफिशिएंसी 1। अब दूसरा का एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी ऑफ सेकंड मशीन जो 2 नंबर है, वो हमारा लोड क्या है, सेम लोड बाय एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो लोड क्या है यहाँ पर, लोड है मेरा 12,000, एफर्ट दे रहा हूं मैं 700 इंटू 32, यही होगा। अल्टीमेटली कितना आएगा, तो ये मेरा आएगा 0.5357 और 53.57%। ये मेरा आएगा एफिशिएंसी। अब आते हैं एफिशिएंसी लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ठीक है, इतना एफिशिएंसी लॉस्ट हुआ, या सॉरी एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन क्या होगा, देखो पी एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, ये मेरा होगा जो एक्चुअल माइनस का पी आइडियल, पी एक्चुअल माइनस पी आइडियल। अब पी आइडियल क्या है, पी आइडियल मेरा यहां पर है, पी आइडियल है मेरा W बाई वी आर, यह है मेरा पी आइडियल। तो P माइनस W बाई वी आर। ठीक है, P कितना है, P है यहां पर मेरा 400 और W माइनस वी आर कितना होगा, तो 6000 डिवाइडेड बाई 32, तो 187.5। अल्टीमेटली कितना हो रहा है, 212.5 न्यूटन। ये मेरा है पहला केस का। दूसरा केस का PF2 क्या होगा, PF2 देखो कितना था, 700 था, 700 माइनस, और ये W बाई वी आर कितना होगा, 375, तो ये कितना हो जाएगा, 325 न्यूटन। ये मेरा एफर्ट लॉस हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आ रहा है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी तो हम लोग निकाल लें यहाँ पर, पहले एफिशिएंसी नहीं निकाले, ठीक है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मैक्स, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये होगा मेरा 1/m, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होगा 1/m। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 1/m, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 20, ये हो जाएगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक, अब आते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम मैक्स एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो वो मेरा हो जाएगा 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो वो क्या होगा, 1/m, देखो यहाँ पर हो रहा है 20, बाई वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी रेशियो है यहाँ पर 32 इंटू 100। तो 4 से काटेंगे ये 5, 4 से काटेंगे ये 8, 4 से काट रहे 2, 4 से काट रहे 25, 125, तो ये हो जाएगा 62.5%। तो ये थे कुछ क्वेश्चन सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स के। आई होप आपको ये समझ अच्छा लगा होगा। इसको प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।